नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फीफाना पर। मैं मुकेश पुरी। हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं त्रिभुज से। और त्रिभुज के काफ़ी वीडियोस जो हैं वो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग त्रिभुज के केंद्र जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। त्रिभुज के केंद्र जो अपने पास केंद्रक होता है, लंब केंद्र है, अंतः केंद्र है और परिकेंद्र है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले अपने पास आता है केंद्रक। ठीक है ना, सभी का मैं परिभाषा बताऊंगा। ठीक है, सभी ध्यान से सुनना। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है महत्तिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। महत्तिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। महत्तिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है महत्तिका होती क्या है। तो देखो, ये अपने पास कोई त्रिभुज है। ये क्या है? कोई त्रिभुज। इस त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ये शीर्ष है, जैसे ABC त्रिभुज मान लिया। ठीक है ना। इस शीर्ष से इस सम्मुख भुजा यानी BC के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा जो होगी, ये जो रेखा है AM, इसे बोला जाएगा त्रिभुज की महत्तिका। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? महत्तिका बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगी? महत्तिका होगी। क्लियर? अब महत्तिका जो है वो एक त्रिभुज को दो भागों में बांटती है, पहला भाग और ये दूसरा भाग। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान। यानी महत्तिका जो है वो त्रिभुज को समान क्षेत्रफल के दो भागों में विभाजित करती है। महत्तिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल के दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे। अब मैंने इसी प्रकार इस त्रिभुज की तीनों महत्तिकाएं खींच दी, यानी तीन महत्तिकाएं खींची जा सकती है। तीनों महत्तिकाएं मैं खींच देता हूं। ठीक है, ये लो, तीनों महत्तिकाएं खींच दी। ये तीनों महत्तिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की, तो इस बिंदु को क्या बोला जाएगा? केंद्रक बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? केंद्रक, यानी सेंट्रोइड। ठीक है, इसे गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है। इसे गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है? महत्तिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। अब देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हैं? तो कुल 6 छोटे त्रिभुज बने। इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो समान होगा, यानी 1 1 1 लिख रहा हूं। ठीक है, इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा? समान। यानी त्रिभुज की तीनों महत्तिकाएं त्रिभुज को समान क्षेत्रफल के 6 छोटे भागों में विभाजित करती है। जैसे मैंने ये एक छोटा त्रिभुज मान लिया। ठीक है ना, ये मान लिया, ये एक छोटा त्रिभुज है, ये छायांकित भाग मान लेता हूं। तो त्रिभुज BOM का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 1:6 होगा। कितना होगा? 1:6 होगा। ठीक है, क्लियर है सभी के? ये था केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होगा? महत्तिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। महत्तिका क्या होती है? ऐसा कोई रेखाखंड जो त्रिभुज को समान क्षेत्रफल के दो भागों में विभाजित कर दे, यानी किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है उसे क्या बोलते हैं? महत्तिका बोलते हैं। ठीक है ना। महत्तिका जो है कोई भी त्रिभुज की एक महत्तिका दो समान क्षेत्रफल के भागों में विभाजित करती है त्रिभुज को। और यदि त्रिभुज में तीनों महत्तिकाएं खींच देता है, तीनों महत्तिकाएं जो हैं वो 6 समान क्षेत्रफल के छोटे त्रिभुजों में विभाजित करती है। तीनों महत्तिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। सभी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? ठीक है, सभी समझने का प्रयास करेंगे। अंतः केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं इसे, इन सेंटर। ठीक है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होगा? ये होता है शीर्ष कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। शीर्ष कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। शीर्ष कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु जो है उसे बोला जाता है अंतः केंद्र। जैसे देखिए, आपके पास ये कोई त्रिभुज है। ठीक है ना, त्रिभुज ABC है।
इस त्रिभुज ABC का ये एक शीर्ष कोण हो गया, ठीक है ना। इस शीर्ष कोण का समद्विभाजक खींच दिया मैंने, ये लो, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में कोण B का समद्विभाजक खींच दिया, ठीक है। और इसी प्रकार कोण C का समद्विभाजक खींच दिया। ये तीनों कोण समद्विभाजक जो हैं जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे बोला जाएगा, जैसे इस बिंदु पर मिल रहे हैं तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। ये अपने पास अंतः केंद्र है, ये क्या है, अंतः केंद्र, ठीक है। इन सेंटर बोलते हैं। अब इस अंतः केंद्र को केंद्र मानकर कोई वृत्त खींचा जाए, तो वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करेगा, अंतः स्पर्श करेगा। और इस वृत्त को बोला जाता है अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, ठीक है ना। त्रिभुज के अंदर खींचा गया ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करे, क्या कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है, ठीक है ना। क्लियर है सभी की। अब देखो सभी, यहां पर ये अपने पास अंतः केंद्र है, इसे आई से लिखता हूं मैं, अंतः केंद्र आई। ये जो है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसे ऐसे दर्शा देता हूं। ये क्या हो गई, त्रिज्या। इसी प्रकार ये भी क्या हो गई, त्रिज्या, और ये भी क्या हो गई, त्रिज्या। ये तीनों रेखाएं जो है, जो मैंने इस डैश से दर्शाई है, ये तीनों रेखाएं जो हैं वो केंद्र से भुजा की दूरी है, केंद्र से भुजा की दूरी। और त्रिज्या जो है वृत्त की क्या होती है, समान। तो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अंतः केंद्र जो है, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ होता है, भुजाओं से समदूरस्थ होता है। क्लियर है सभी के। तो ऐसा बिंदु आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ हो कहलाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। शीर्ष कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। अब देखो यहां पर ये अपने पास कोई त्रिभुज है, ठीक है ना। और इस त्रिभुज का ये कोण हमें दिया है, ये कोण है अपने पास, मैं मान लेता हूं ए, मान लेता हूं, ठीक है, कोण ए है। और इन दोनों कोणों के समद्विभाजक जो हैं बिंदु ओ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर, यानी ओ क्या है, अंतः केंद्र है। ओ क्या है, अंतः केंद्र है। तो ये कोण हमसे पूछता है, ये पर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कोण ए का आधा। यदि बाह्य कोणों के समद्विभाजक पूछ ले, ठीक है ना, बाह्य कोणों के समद्विभाजक बिंदु P मान लेता हूं, P पर मिले, तो ये जो कोण है ये होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी 90 माइनस कोण ए का आधा। क्लियर है सभी के। और इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये था अपने पास अंतः केंद्र के बारे में। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है, सभी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास परिकेंद्र पर। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर। परिकेंद्र, परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर। परिकेंद्र क्या होगा, परिकेंद्र होता है लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु जो है क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। देखो किस प्रकार से, जैसे ये अपने पास एक त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज की भुजा AB है और इस AB का मध्य बिंदु ये है, इस पर मैंने एक लंब खींच दिया, ये लो लंब, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ऐसा रेखाखंड है जो इस AB भुजा को दो समान भागों में विभाजित करता है और इस पर लंब यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, ठीक है ना। तो ऐसा रेखाखंड जो किसी भुजा को दो समान भागों में विभाजित करे और उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए, उसे बोला जाता है लंब समद्विभाजक। उसे क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार से इस AC का लंब समद्विभाजक और इसी प्रकार से इस BC का लंब समद्विभाजक, ठीक है ना। ये तीनों लंब समद्विभाजक मैंने खींच दिए। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किए
उस बिंदु को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र बोलेंगे। उस बिंदु को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र, यानी सरकम सेंटर। बात क्लियर है सभी के? यानी लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब देखो, परिकेंद्र जो है उसको केंद्र मानकर कोई वृत्त खींचा जाए तो ये वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से गुजरेगा। त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से होकर गुजरेगा। यानी परिकेंद्र को केंद्र मानकर कोई वृत्त खींचा जाए तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से गुजरेगा। ठीक है, तो देखो ये जो ऐसा वृत्त होगा, इस वृत्त को बोला जाता है परिवर्त। क्या बोलते हैं? परिवर्त। परि मतलब चारों ओर। ठीक है ना। और परिवर्त का केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। परिवर्त का केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर है सभी की? अब देखो, यहां से लेकर मैंने इस परिकेंद्र को मिला दिया, ए बी सी तीनों से मिला दिया। ठीक है ना। अब देखो, ये ओ मान लेता हूं, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी इस परिवर्त की त्रिज्या है। इस परिवर्त की क्या है? त्रिज्या। और एक वृत्त की त्रिज्याएं जो है उनकी लंबाई क्या होती है? समान। ठीक है ना। इसका मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर है। ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है? बराबर। ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर है। और ये ए बी सी है। ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र ओ जो है वो समान दूरी पर है। त्रिभुज के शीर्षों से केंद्र ओ क्या है? समान दूरी पर है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? बी परिकेंद्र जो है वो परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से, परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ होता है, यानी परिकेंद्र ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित हो। परिकेंद्र ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित हो। और अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है ये। ठीक है। अब देखो, इस पर थ्योरम क्या आती है? ये अपने पास कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है ना। ये कोई कोण है और हमें बोल दिया भी कोण बीओसी का मान कितना होगा यदि ओ जो है वो परिकेंद्र हो। ओ क्या हो? परिकेंद्र हो। ओ यदि परिकेंद्र होगा तो ये जो कोण है वो कोण इस कोण का दुगना होगा। इसे कोण ए लिख देता हूं। ठीक है ना। तो कोण ए का क्या होगा? दुगना होगा। कोण ए का दुगना होगा। जैसे ये यदि 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। ठीक है ना। यानी दुगना होगा। क्लियर है सभी के? आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा है। सभी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब लास्ट अपने पास केंद्र आता है लंब केंद्र। लास्ट क्या है? लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र। लंब केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे अपने पास ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी है। अब इस शीर्ष से मैंने सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया। इसको बोला जाता है शीर्ष लंब। यानी किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार इस शीर्ष से मैंने लंब डाल दिया और इसी प्रकार इस शीर्ष से भी क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। ये तीनों लंब जो हैं यानी शीर्ष लंब जो हैं वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे ही बोला जाता है लंब केंद्र। उसे क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। यानी शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है सभी की? अब देखो यहाँ पर सभी, हाँ यहाँ पर देखो लंब केंद्र हो गया ना। अब देखो भी ये अपने पास एक त्रिभुज है। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पर हमें दे दिया भी ये कोण ओ है और ओ जो है वो अपने पास लंब केंद्र है। ओ क्या है? लंब केंद्र।
तो कोण बीओसी का मान कितना हो, तो कोण बीओसी जो है वो कोण ए का दुगुना ही होगा। कोण बीओसी जो है वो कोण ए का क्या होगा, दुगुना ही होगा। क्लियर है सभी के। हाँ, ये थ्योरम समान रहती है किसके लिए, परिकेंद्र और लंब केंद्र के लिए। परिकेंद्र और लंब केंद्र के लिए ये थ्योरम जो है वो समान रहती है, ठीक है ना। अंतः केंद्र में कोण ए जो बीओसी है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। क्लियर है सभी के। तो ये अपने पास 4 केंद्र हैं त्रिभुज के। चारों केंद्र यहां तक आशा करता हूं सभी के समझ में आए हैं, चारों केंद्र एकदम अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर आता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चारों केंद्र जो हैं उनकी स्थिति समझेंगे, समबाहु त्रिभुज में ये कहां पर होंगे वो बात करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये लंब केंद्र जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। लंब केंद्र जो है, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, न्यून कोण त्रिभुज के तो कहां होगा, अंदर होगा, ठीक है ना। नंबर 2 बात करें समकोण त्रिभुज, तो समकोण बनाने वाला शीर्ष, समकोण बनाने वाला शीर्ष जो है वही लंब केंद्र होगा। समकोण बनाने वाला शीर्ष, ठीक है ना। और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होता है ये, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, बाहर होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है, तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र लंब बनाने वाले 90 डिग्री कोण बनाने वाला शीर्ष, जैसे ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो शीर्ष है यही क्या होगा, लंब केंद्र होगा। ये जो शीर्ष जहां पर 90 डिग्री का कोण बना है इसे क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है सभी के। और अधिक कोण त्रिभुज में बना के बताता हूं मैं, अधिक कोण त्रिभुज में किस प्रकार से होगा, देखो सभी, ये अपने पास कोई अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अब इस भुजा पर मैं लंब डालूंगा, देखो इस पर लंब डाला तो ये लंब यहां पर मिलेगा, ये लंब यहां होगा, ठीक है। ये इस पर लंब डाल दिया इसने। अब इस लंब की बात करें इस पर, तो इस शीर्ष ने यहां पर लंब डाला है, तो ये तीनों मिल तो नहीं रहे, तो इन्हें पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़ता है इसे, ठीक है ना। इन्हें पीछे बढ़ाते हैं, तो यहां पर यानी जो अधिक कोण बना है उसके पीछे क्या बनेगा, अधिक कोण जो त्रिभुज है उसके पीछे क्या बनेगा, हाँ उसके पीछे बनता है अपना कोण है लंब केंद्र, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं लंब केंद्र बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, लंब केंद्र बनेगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी के। तो ये अपने हैं, ठीक है ना। तो लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज के बाहर होता है, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर होता है, और समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, चर्चा करते हैं कंप्लीट समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट की परीक्षा के लिए देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो समबाहु त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की मैं बारे में ये तीनों जो शीर्ष अपने हैं, चारों केंद्र जो हैं उनकी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के वैसे आप सभी जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण जो है वो समान हों उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में एक विशेष बात ये होती है भी, ये चारों के चारों जो हैं यानी लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक या गुरुत्व केंद्र जो है, ये चारों के चारों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये चारों के चारों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे देखिए मैंने ये बिंदु बता दिया, ये चारों के चारों इसी बिंदु पर होंगे, ठीक है ना। यही महत्तिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है, यही शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, यही लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, और यही शीर्ष कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है ना। क्लियर है सभी के। तो ये अपने पास क्या होगा, इसे बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र, परिकेंद्र या अंतः केंद्र या फिर केंद्र या गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में ये चारों बिंदु जो है यानी केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र जो है वो सारे एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखो सभी ईमानदारी से समझना इसे, यहां पर चर्चा जो आती है वो केवल अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बारे में आती है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। अब ये अपने पास कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब ये दोनों शीर्ष जो है वो होंगे तो एक ही, ये मैंने अंतःवर्त बनाया है और ये है परिवर्त,
ठीक है, अंतःवर्त और परिवर्त है, देखना सभी। ठीक है, ये मैंने एक माध्यिका खींची, क्या खींची है, माध्यिका। आप लोगों को पता है ये केंद्र ओ है, ये अंतः केंद्र होगा, ये परिकेंद्र होगा, लंब केंद्र सब यही होगा, ठीक है ना। तो देखो ओ है, तो अब ये माध्यिका है, आप लोगों को मैंने बताया भी माध्यिका को केंद्र जो 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में, ठीक है ना। और इस बिंदु को डी मान लेता हूं। तो ऊपर वाला भाग जो है वो 2 इकाई है और नीचे वाला भाग 1 इकाई है, ठीक है, 2:1 में विभाजित किया, क्लियर है सभी। तो यहां पर एओ जो है, एओ क्या है, परिवर्त की त्रिज्या है, क्या है, परिवर्त की त्रिज्या, इसे मैंने कैपिटल आर से लिख दिया। और ओडी जो है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, वो क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ओडी क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसे मैंने स्मॉल आर से लिख दिया मान लो, ठीक है ना। तो यहां से देखने पर आपको स्पष्ट है भी एओ और ओडी का अनुपात क्या है, तो एओ अनुपात ओडी यानी कैपिटल आर अनुपात स्मॉल आर, यानी परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ये याद रखना सभी। समबाहु त्रिभुज के लिए परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं सभी के। फिर देखो आगे, आगे मैं बात करूं, अब मेरे पास इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी अंतःवर्त का क्षेत्रफल और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए। तो अनुपात की बात करें तो मैं जानता हूं वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है, ठीक है ना। तो यहां पर परिवर्त का क्षेत्रफल लिखूं, परिवर्त का क्षेत्रफल, तो आप सभी बोलोगे पाई और कैपिटल आर स्क्वायर है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल लिखूं तो आप सभी बोलोगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात की बात करूं मैं तो अनुपात क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर अनुपात पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, यानी कैपिटल आर स्क्वायर अनुपात स्मॉल आर स्क्वायर हुआ। कैपिटल आर का मान कितना है, 2, तो 2 की स्क्वायर कितनी होगी, 4, अनुपात स्मॉल आर का मान कितना है, 1, तो 1 की स्क्वायर कितनी होगी, 1, यानी 4:1 होगा। क्लियर है सभी के, 4:1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है गुरुजनों भी परिवर्त का क्षेत्रफल और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 4:1 होता है। परिवर्त के क्षेत्रफल और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 4:1 होता है। परिवर्त के क्षेत्रफल और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 4:1 होगा, ठीक है ना। अब देखो सभी भी, मैं यहां पर ये चित्र जो दोबारा बना देता हूं, ठीक है। हाँ, ये बात आप लोगों की क्लियर होगी भी, त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा और क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा, ठीक है ना। अब देखो सभी, यहां पर मैंने ये कोई एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका परिवर्त बना दिया, ये परिवर्त है। तो इस परिवर्त का क्षेत्रफल जो है, इस पूरे परिवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 इकाई होगा। इस परिवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 इकाई होगा। क्लियर है सभी के। और अब मैंने एक अंतःवर्त बना दिया, इसके अंदर क्या बना दिया, एक अंतःवर्त, ठीक है ना। ये लो अंतःवर्त बना देता हूं मैं यहां पर, ये अलग मार्कर से दिखाया मैंने, ये मैंने अंतःवर्त बनाया, ठीक है ना। इसे लाल कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, एक अंतःवर्त बनाया, सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, अंतःवर्त है, ठीक है ना। और इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 इकाई होगा। इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 इकाई होगा। इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 इकाई। अब देखो आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चलो मैं यहां पर बता देता हूं क्लियर। इस 1 को निकाल दूं तो ये शेष काला भाग जो बचा है, ये शेष काला भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना हो, 4 ये, और इसमें से 1 ये कम हो गया तो कितना बचा है, केवल 3 इकाई बचा है। यानी काले भाग का क्षेत्रफल कितना बचा है, 3 इकाई बचा है। समझ में आया सभी की। अब देखो यहां पर सवाल किस प्रकार से आता है, ठीक है। देखो ये अपने पास अंतःवृत्त है और ये परिवर्त है। आपसे पूछा जाएगा
छायांकित भाग का क्षेत्रफल और अनाच्छादित यानी जिस पर छायांकित नहीं है अनाच्छादित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। छायांकित भाग के क्षेत्रफल और अनाच्छादित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो। तो छायांकित भाग क्या है, अंतःवर्त, और अंतःवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 इकाई। तो ये लो 1 इकाई। अनुपात पूरा ये बाई अपने पास परिवर्त है, परिवर्त का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 4। कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 4। 4 में से एक भाग जो है ये पूरा इस क्षेत्रफल में आ रहा है, एक भाग क्या है, छायांकित है। तो बच गया कितना, 3 भाग। तो 3 भाग हो जाएगा, यानी 1:3 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार से आप लोगों को दिया रहे तो छायांकित भाग और अनाच्छादित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 1:3 होगा, 1:3 होगा। आशा करता हूं सभी के समझ में आई है ये बात, ठीक है ना। क्लियर है सभी के, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बताता हूं आप लोगों को, यहां तक समझ में आ गया सभी के। चलो सभी चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, शाबाश। हाँ ठीक है। अब आपसे अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या पूछी जाती। अंतःवर्त की त्रिज्या की बात करूं मैं, अंतःवर्त की त्रिज्या जो है वो कितनी होगी। तो अंतःवर्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के लिए लिख रहा हूं, समबाहु त्रिभुज के लिए होती है a/2√3, a/2√3। ये मैं प्रूव करके भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ आगे जैसे अपनी लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास में मैं इसे प्रूव करके बता दूंगा। तो a/2√3 होती है, ठीक है ना। a समबाहु त्रिभुज की भुजा है, a क्या है, भुजा, a भुजा है। और परिवर्त की त्रिज्या जो है, परिवर्त की त्रिज्या जो है वो होती है a/√3, a/√3, ठीक है ना। क्लियर है सभी के। तो इन दोनों का अनुपात मैंने बता दिया अभी। समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 1:2। अंतःवर्त की त्रिज्या 1, परिवर्त की त्रिज्या 2। क्षेत्रफल का अनुपात, अंतःवर्त का क्षेत्रफल 1, परिवर्त का क्षेत्रफल है 4। इस छायांकित और अनाच्छादित भाग का क्षेत्रफल 1:3। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये था त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिभुज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इसी वीडियो के साथ त्रिभुज जो कंप्लीट हो गया है। यदि फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है, यानी कोई टॉपिक में आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं है भी हाँ मुझे क्लियर हो गया है, तो आप अपनी शाम की लाइव क्लास जो है उसमें आप लोग उसे बताने का प्रयास करेंगे, मैं उसे फिर से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो शाम की जो लाइव क्लास अपनी है वो 9 बजे होगी। शाम की लाइव क्लास कितने बजे होगी, 9 बजे, क्योंकि जो अपना टाइम है उस टाइम बिजली की कटौती है, ठीक है ना, लाइट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इस वजह से क्लास का टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो क्लास 9 बजे शुरू होगी अपनी, ठीक है। तो सभी गुरुजन जो हैं वो 9 बजे की क्लास में लाइव जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में आप लोग सभी जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को 9 बजे, ठीक है।